संस्कृताय। आज हम विराम चिन्हों के विषय में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव, रुकना या ठहरना। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। हंस पद को त्रुटि विराम चिन्ह भी कहते हैं। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग अल्प विराम चिन्ह का होता है। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। ये शून्य का कोष्ठक के अंदर जो ये शून्य बना हुआ है, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए ये शून्य लगा रहता है। विराम चिन्ह जो हम लगाते हैं वह रुकने का संबोधक होता है। अर्थात जैसे वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे रोको मत, जाने दो, और यदि हम लिखें रोको, यहाँ विराम चिन्ह लगा देंगे अल्प विराम। मत जाने दो, तो अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। पहले वाक्य में है रोको मत जाने दो, उसे जाने का है। दूसरों में रोको मत जाने दो, इसमें दूसरे वाक्य में कहा गया है कि रोको उसे जाने न दो। पहले में कहा है रोको मत जाने दो। तो यह विराम चिन्ह का प्रयोग है, जिससे विराम चिन्ह कहाँ लगना चाहिए उससे अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। जब पूर्व की बात की पुनरावृत्ति करनी होती है तो लोप निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों के भेद। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह के 20 भेद होते हैं। ये निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह को हम इससे थोड़ा रुकने का ऐसे चिन्ह द्वारा हम थोड़े रुकते हैं। जैसे वाक्य में हाँ, लिख सकता हूँ, तो जब हम पढ़ेंगे तो हाँ लिख सकता हूँ, थोड़ा रुकने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह। इसको हम इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे
फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। किंतु श्रीनगर में तो यहाँ पर हमने फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, ये अल्प विराम चिन्ह लगा दिया। फिर हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये अल्प विराम चिन्ह है। नंबर 3, पूर्ण विराम चिन्ह, इसे विराम चिन्ह भी कहते हैं। ये ऐसे लगा दिया जाता है वाक्य में, जैसे राम स्कूल से आ रहा है, राम स्कूल से आ रहा है, तो ये पूर्ण विराम लग गया। तो यहाँ हम पूरा रुकेंगे। नंबर 4, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द आते हैं, तो इन्हीं को दर्शाने के लिए ये पूर्ण विराम चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, क्योंकि इसमें हम संदेह प्रकट करते हैं। उस संदेह को प्रकट करने के लिए ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। नंबर 5, आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह को हम विस्मय आदि चिन्ह भी कहते हैं। विस्मय या आश्चर्य, इसके लिए जैसे कोई मित्रों, अभी मैं जाने, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ, तो ये शब्द हैं जो मित्र हो आश्चर्य या विस्मय का बोधक है, जिसमें हम किसी के प्रति आश्चर्य या घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 6, निर्देशक चिन्ह,
निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए, बताने के लिए किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, हिंसा मत करो। तो ये निर्देशक चिन्ह है। नंबर 7, कोष्ठक चिन्ह। ये कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक के भीतर हम जो लिखते हैं, जैसे कुछ शब्द लिखते हैं, सामर्थ्य शब्द है, तो सामर्थ्य शक्ति के अर्थ में भी होता है। तो कोष्ठक में हम ये शब्द लिखते हैं तो ये कोष्ठक आ जाते हैं। कोष्ठक ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है। नंबर 8, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। इन्हें उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं या कोई वाक्य बोला जाता है, जैसे तुलसीदास ने कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसके लिए हम ये उद्धरण चिन्ह लगाएंगे इस तरह है। नंबर 9, उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। इसके लिए हम जो आगे लिखी हुई बात है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने में या किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का परिचय देने में, पुस्तक लिखने या जन्म व मृत्यु तिथि में साक्षात कथन आदि में प्रयोग करते हैं। नंबर 10, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के अंतर्गत हम वाक्यांश के निर्देश में किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन आदि में करते हैं। नंबर 11 है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह।
इसमें शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति बचाने के लिए करते हैं। नंबर 12 है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के अंतर्गत हम संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कृपया पृष्ठ उलटिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे कृपया पृष्ठ उलटिए। इस तरह ये लाघव चिन्ह दिखाए जाते हैं। नंबर 13 है लोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा, परीक्षा की घड़ी आ गई है। ये हमने बीच में जो बिंदु लगाए हैं ये लोप चिन्ह हैं। हम करेंगे या मरेंगे। तो ये जो बीच में बिंदु लगाए हैं ये लोप चिन्ह है। नंबर 14 है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह के अंतर्गत हम इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। नंबर 15 है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण के लिए हम इस तरह एस के आकार का बना होता है जिसको दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहा जाता है, जिसमें अधिक समय लगता है। पाद बिंदु चिन्ह। पाद बिंदु चिन्ह इस तरह लगा दिया जाता है जो सूचक पाद बिंदु का सूचक है। हंस पद या त्रुटि चिन्ह जिसके अंतर्गत हम कुछ भूल जाने पर उसे लिख देते हैं और ये चिन्ह बना देते हैं। जैसे मैं दिल्ली नगर से, और हम यहाँ भूल गए हैं तो उसे लिखने के लिए ऊपर लिख देते हैं और फिर ये चिन्ह लगा देते हैं। मैं दिल्ली नगर से किताब लाया था तो यहाँ
ये त्रुटिबोधक चिन्ह लगा देते हैं। नंबर 18 टीका सूचक चिन्ह। ये हैं चिन्ह टीका के लिए सूचित होते हैं। नंबर 19 तुल्यता सूचक चिन्ह। इसमें समानता आदि सूचित करने के लिए जैसे संधि और समास समान है इसको दिखाने के लिए ये तुल्यता चिन्ह लगाए जाते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह जैसे किसी लेख या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने के लिए ये समाप्ति सूचक चिन्ह अंत में लगाए जाते हैं। ऐसे गोल गोल या फिर ऐसे बना दिए जाते हैं कि यह लेख या पुस्तक यह समाप्त हो रही है।